Hello all, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am a physics expert. जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि we will bring you a whole new module of mechanics and starting with mechanics जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे that will be Newton's laws of motion. इस मॉड्यूल में हम 4 चैप्टर कवर करेंगे. लॉज ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी, रोटेशनल मोशन जिसमें सेंटर ऑफ मास भी होगा और आखिरी जो होगा इसमें दैट विल बी ग्रेविटेशन. तो इन टोटल बाय द एंड ऑफ दिस मंथ जो क्लास 11 के बच्चे अगर कोई हमसे जुड़े हुए हैं तो आपकी बुक 1 कंप्लीट हमारी हो जाएगी एंड इन द नेक्स्ट मंथ ऑफ दिसंबर वी विल जंप टू क्लास 12th. तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर टुडे दैट इज लॉज ऑफ मोशन. अब जो आपका मैकेनिक्स होता है, मैकेनिक्स में बेसिकली 2 सेगमेंट होते हैं. यू हैव काइनेमैटिक्स एंड देन यू हैव डायनेमिक्स. नाउ व्हाट इज काइनेमैटिक्स एंड डायनेमिक्स? अगर मैं बात करूं 2 वर्ड होते हैं, एक होता है कॉज, एक होता है इफेक्ट. तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पे जो काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स है ये एक तरह के कॉज और इफेक्ट हैं. अब इसमें कॉज कौन है और इफेक्ट कौन है? तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज यहाँ पे ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा है मास m का और मैंने बोला कि इनिशियली इसका पोजीशन कुछ x = 0 है और इसकी स्पीड कुछ यहाँ पे 2 मीटर्स पर सेकेंड है आपकी. एंड आफ्टर सम टाइम इसका जो नया पोजीशन है वो कुछ बढ़ते बढ़ते x = 4 मीटर हो गया है और स्पीड बढ़ के आपकी कुछ 6 मीटर पर सेकेंड हो गई है. फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन से दैट द बॉडी इज इन मोशन. क्यों? क्योंकि ये बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड भी या इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है. सो व्हेनेवर अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज सेड टू बी मोशन. और यहाँ पे इसकी स्पीड भी चेंज हो रही है, मतलब ये बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर रही होगी. सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स या ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विथ मोशन ऑफ बॉडी, फिजिक्स की वो ब्रांच जो बॉडी के मोशन से डील करती है उसको हम कहते हैं काइनेमैटिक्स. सो काइनेमैटिक्स बेसिकली डील्स विद द मोशन ऑफ द बॉडी. अब इस मोशन में डिस्प्लेसमेंट भी होगा, एक्सेलरेशन भी होगा, वेलोसिटी भी होगा, रिटार्डेशन भी होगा, वगैरह वगैरह. ये हम लोग काइनेमैटिक्स में कवर कर चुके हैं. लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि ये जो बॉडी मैंने बनाई है ये अपने आप स्पीड गेन कर ले, अपने आप पोजीशन चेंज करे? जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा है आपके सामने, मान लीजिए बॉक्स रखा है. अब आप ये कहो कि ये बॉक्स अपने आप चल के वहां पहुंच गया, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी. तो एक रियल वर्ल्ड में या एक साइंटिफिक वर्ल्ड में इन थ्योरीज को हम डिस्कार्ड करते हैं. इनमें विश्वास है नहीं है वो अलग डिबेट का टॉपिक है हमारा. बट इन द डोमेन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक वर्ल्ड, कोई भी बॉडी अपना पोजीशन अपने आप चेंज नहीं करता है. मतलब उस पर ऐसी कोई चीज लगेगी कि जिससे बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर ले. अब ये चीज क्या है? ये क्या चीज है? ये तो हम कहते हैं कि मैंने उस बॉक्स को धक्का मारा तो बॉक्स आगे बढ़ गया. अब ये धक्का क्या है? दिस धक्का इज बेसिकली व्हाट? इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स. फोर्स क्या है? आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि जो फोर्स होता है बेसिकली ये एक टाइप का पुश और पुल होता है. मतलब हमने जो फोर्स लगाया होगा ये फोर्स इस पे कुछ ऐसे एक्ट किया होगा. So this force is basically an external agent which is helping this body to change its position, speed or to accelerate or decelerate or retard वगैरह वगैरह. तो ऊपर वापस देखते हैं. मैकेनिक्स में 2 ब्रांच हैं, काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स.
और एक आसान भाषा में ये कॉज और इफेक्ट होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फिगर में व्हाट इज द कॉज, क्या बोलोगे? ये फोर्स आपका कॉज है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से बॉडी आगे मूव कर रही है। तो इफेक्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये आपका इफेक्ट है। तो अगर मैं इसको वापस सम अप करूं, काइनेमैटिक्स इज स्टडी ऑफ इफेक्ट एंड डायनेमिक्स इज स्टडी ऑफ कॉज। तो फोर्स ये एक तरह का कॉज है, एक तरह का पुश या पुल है जो किसी भी बॉडी को उसके पोजीशन से चेंज करता है या उसके स्टेट में चेंज लाता है। सो बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ अ पुश और पुल which causes the body to change its state। अब अगर मैं पूछूं कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो में फोर्स लगने की वजह से हो सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। व्हाट आर द बेसिक इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, कि फोर्स लगने की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो एक तो आप ये देख रहे हैं, फोर्स लगी तो बॉडी की स्पीड बढ़ रही है। मतलब एक बॉडी रेस्ट पे है, एक बॉक्स आप उसको पुश करना शुरू कर रहे हो, तो पुश करते करते क्या है, वो अपना स्पीड गेन कर रहा है। सो इन द फर्स्ट प्लेस वी कैन राइट दैट द बॉडी गोज फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। वाइस वर्सा, आप गाड़ी चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो और सामने कोई ऑब्स्टिकल आ गया, ठीक है, एकदम से कोई गाय आ गई, कोई कुत्ता आ गया या कोई एकदम दूसरी गाड़ी आ गई, तो आप क्या करोगे? आप एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखोगे, आप ब्रेक दबाओगे। तो क्या हो रहा है? ब्रेक दबाने से आपकी स्पीड कम होगी। दैट मीन्स द बॉडी विल गो फ्रॉम स्टेट ऑफ मोशन टू रेस्ट। तीसरा केस, आप बढ़िया ड्राइव करो, आगे आपको राइट या लेफ्ट मुड़ना है। तो ऐसी तो अभी कोई ऐसी गाड़ी बनी नहीं है कि इसमें आप वॉइस कमांड दो, अपार्ट फ्रॉम योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार। जो एक नॉर्मल कार है, होती नॉर्मल बाइक है, बाइसिकल है, आपकी स्कूटी वगैरह है, सामने आपके राइट मुड़ना है, आपका दोस्त दाहिने हाथ पे रहता है, तो आप इतनी बोलोगे कि गाड़ी में दाहिने मुड़ जाओ। ऐसी कोई अभी गाड़ी नहीं बनी है एक नॉर्मल जिंदगी में। तो व्हाट विल डू, आप स्टीयरिंग व्हील पे अपना या हैंडल पे ऐसे फोर्स लगाओगे या स्टीयरिंग ऐसे घुमाओगे, तो क्या कर रहे हो? आप उस स्टीयरिंग व्हील पे, उस हैंडल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जिसके से बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। सो टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी यू नीड टू अप्लाई फोर्स। तो तीसरा क्या है इसमें? टू चेंज डायरेक्शन ऑफ बॉडी। चौथा क्या हो सकता है? जैसे आप कहीं गए, किसी मॉल वगैरह में या कहीं किसी सबवे में गए, कहीं गए, आपने कुछ खाने के लिए साथ में आपने केन लिया कोल्ड ड्रिंक का, चाहे वो थम्स अप, चाहे कोको, चाहे पेप्सी हो। उसमें लिखा होता है क्रश आफ्टर यूज। आप कभी देखो पीछे लिखा होता है क्रश आफ्टर यूज। में आप लोग, बहुत से लोग नहीं करते हो आप लोग, तो उसमें लिखा होता है क्रश आफ्टर यूज। आप क्या करते हो? अगर आप ध्यान दो, आपने कैन लिया, एल्यूमिनियम का कैन होता है, आप उसको क्रश करते हो। जब क्रश करते हो, सो व्हाइल डूइंग सो, वो कैन का शेप और साइज चेंज हो जाता है। सो बाय अप्लाइंग फोर्स, आप उस कैन पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो। सो बाय अप्लाइंग फोर्स व्हाट इज हैपनिंग, उसका शेप और साइज चेंज हो रहा हो। या आप में से कुछ लोगों ने अगर ब्लड डोनेट किया हो तो आपको एक स्पंज बॉल दी जाती है, तो आप क्या करते हो? उस पर प्रेशर अप्लाई करते हो, तो स्पंज बॉल क्या होती है? कंप्रेस हो जाती है। छोड़ते हो फिर वैसी बन जाती है, कंप्रेस करते हो फिर क्रश जाती है। So it can change size and shape of body। तो मैं फिर से रिवाइज कर दूं, while applying force on any body, 4 things can happen। Body can go from rest to motion, motion to rest, it can change its direction and it can also change its shape and size। तो ये तो आपकी फोर्स की इफेक्ट की बात हो गई है। अब इसमें आगे आइए हम लोग बात करते हैं, इसमें
अगला टॉपिक जो हम इसमें पढ़ेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज तो इनर्शिया। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इनर्शिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो इनर्शिया होता है वो किसी भी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ बॉडी के मास पे डिपेंड करती है। So inertia is basically an inherent property, or it is an inbuilt property of any body, and it depends upon the mass of the body. अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक 1 kg की बॉडी है और एक 100 kg की बॉडी है, जिसको हमें दोनों को 1 मीटर डिस्प्लेस करना है अपने इनिशियल पोजीशन से। सो इन बोथ द केसेस आप इस पे कुछ फोर्स अप्लाई करोगे, जिसकी वजह से बॉडी अपना पोजीशन चेंज करेगा। तो इसको एक फिजिकल पिक्चर अपने दिमाग में परसीव करिएगा कि सपोज ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा है, उसको आप फोर्स लगा के डिस्प्लेस करना चाह रहे हो। पहले केस में एक छोटा सा बॉक्स रखा है जो 1 kg का है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो आपके ही फोर्स अप्लाई करने से वो अपना स्टेट चेंज कर ले। लेकिन मान लीजिए मैंने उसको हटा के मैं एक 100 kg का बॉक्स ले आया, एक बहुत भारी बॉक्स है। आप अकेले उसको शिफ्ट करना चाह रहे हो, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप इतने पावरफुल नहीं हो, आप में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है अभी कि आप उस 100 kg के ब्लॉक को आसानी से ढकेल सको। तो आप क्या करोगे, आप कुछ अपने और दोस्त बुलाओगे, सब पुश करेंगे, एंड इन दैट केस आपका ब्लॉक आगे मूव कर जाएगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन मासेस में इनर्शिया था। इनर्शिया क्या था? इनर्शिया एक तरह का रेजिस्टिव नेचर है। किसको रेजिस्ट करता है? इस अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स को। जी हाँ। तो इनर्शिया में जो भी रेजिस्टेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्सेस के ऊपर होता है। जो न्यूटन्स के लॉ हैं वो इंटरनल फोर्सेस के बारे में बात नहीं करते हैं। दे आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द एक्सटर्नल फोर्सेस। तो यहाँ पे जो बॉडी का मास है उसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है और इसका नेचर जो है वो रेजिस्टिव नेचर का है। किसको रेजिस्ट करेगा? इस अप्लाइड फोर्स को। क्यों? क्योंकि इस फोर्स की एबिलिटी क्या है? इसके स्टेट को चेंज करने की। तो इनर्शिया क्या है? किसी भी बॉडी की इनएबिलिटी अपने आप अपना स्टेट चेंज करने की। मान लीजिए आपसे कुछ दूरी पे एक पेन रखा हुआ है, आप चाह रहे हो कि पेन उठ के आपके हाथ में आ जाए। तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है जब तक हम एक सुपरनैचुरल वर्ल्ड में ना चले जाएं। तो इन द स्पेस ऑफ साइंटिफिक वर्ल्ड, इन द स्पेस ऑफ फिजिक्स डोमेन, कोई भी बॉडी अपना स्टेट अपने आप चेंज नहीं करेगा, उस पर आपको कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो बॉडी अपना स्टेट चेंज करेगा। तो कंक्लूसिवली इनर्शिया इज बेसिकली इनहेरेंट प्रॉपर्टी, और ये क्या है? एक रेजिस्टिव नेचर है किसी बॉडी का जो अपने स्टेट को अपने आप चेंज होने से बचाता है। किसको रेजिस्ट करता है? अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स को। और किस पे डिपेंड करता है? बॉडी के मास पे। सो हायर द मास ऑफ द बॉडी, हायर इज द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो ये आपका एक बेसिक नॉलेज हो गया इनर्शिया के बारे में। तो उसको ध्यान रखिएगा, इनर्शिया का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ बॉडी के मास से होता है और किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं होता है। चाहे एक इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना हो, चाहे एक डस्ट का पार्टिकल क्यों ना हो, उसमें इनर्शिया होगा क्योंकि उनमें मास होता है। आगे देखते हैं। इसी इनर्शिया को हमने कंक्लूड किया इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या स्टेट करता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन until and unless an external force is applied on it। मतलब क्या हुआ कि कोई भी बॉडी यूनिवर्स में है वो या तो रेस्ट पे रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर। तो यही आपका लॉ ऑफ इनर्शिया था आपका।
नेक्स्ट मूविंग अहेड विद द टॉपिक ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो पहले हम इसकी फिगर को देखते हैं। तो मान लीजिए एक ब्लॉक है मास m का और उसकी कुछ वेलोसिटी v है। तो मैथमेटिकली लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो इसका SI यूनिट है वो है kg मीटर्स पर सेकेंड। डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। अब ये अमाउंट का मतलब क्या हुआ? हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया। ये दो पैरेलल ट्रैक्स है और सामने एक दीवार है आपके। एक ट्रैक पे एक 50 ग्राम की बॉल जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरे ट्रैक पे एक 100 केजी की बॉल जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। आफ्टर सम टाइम ये बॉल इस दीवार से कोलाइड करेंगे। तो अगर मैं पूछूं कि दोनों केस में जब बॉल्स ने कोलिजन किया दीवार के साथ, तो दीवार पे आपको क्या असर दिखाई देगा? तो शायद 50 ग्राम की बॉल दीवार से टकराने के बाद वापस लौट आए। हो सकता है बॉल बॉल टकराने के बाद वापस लौट आए। लेकिन जब ये 100 केजी की बॉल दीवार से टकराएगी, तो ये काफी हद तक पॉसिबल है कि आपके दीवार में कुछ ना कुछ क्रैक आ जाए, कुछ डिफॉर्मेशन आ जाए। तो ऐसा क्यों हुआ? अभी मान लीजिए कि हम एक मोमेंट के लिए दोनों के मासेस भूल जाएं, हमको मास नहीं पता है, तो उस केस में क्या है, दोनों की स्पीड्स सेम है। लेकिन अगर मैं कहूं कि जरा बताइए कि इन दोनों बॉल्स का इम्पैक्ट क्या होगा दीवार पे, आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कौन भारी है कौन हल्का है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें मास का टर्म अटैच किया, आपके दिमाग में एक परसेप्शन आ गया कि अच्छा हाँ, एक हल्की बॉडी है, एक भारी बॉडी है आपकी। अब क्या हो रहा है, जब हल्की बॉडी टकरा रही है तो दीवार पे कोई खास डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा आपका। लेकिन जब ये 100 केजी का मास उस दीवार से टकरा रहा है, तो उस दीवार में आपको डिफॉर्मेशन दिखाई देगा आपको। ये सेम वैसा ही है। मान लीजिए सामने आमने सामने दो बाइसाइकिल आ रही हैं, आपस में टकराई, क्या होगा? ज्यादा ज्यादा दोनों जो चला रहे साइकिल वो गिर जाएंगे, हल्की सी बाइसाइकिल में डेंट आ जाएगी। लेकिन उसी सेम सिनेरियो में आमने सामने दो ट्रक आ रहे हैं आपके, कोलाइड करते हैं। ये आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट्स वो बहुत सीवियर होते हैं, ट्रक्स क्रश हो जाते हैं, पलट जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं, मतलब बियॉन्ड रिकग्निशन होते हैं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो है बट उनके मास भी बहुत ज्यादा है। मतलब उनका जो मोशन है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने मोशन के अमाउंट की वजह से, अमाउंट क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, इसकी वजह से जब वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो वो एक दूसरे पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। सो बेसिकली मोमेंटम क्या होता है कि जब कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी से कांटेक्ट में आता है, तो वो एक दूसरे पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं, क्या असर डालते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे हमने बात की अमाउंट ऑफ मोशन की, क्योंकि जितना ज्यादा अमाउंट होगा अपॉन इंटरैक्शन वो अपना इफेक्ट ज्यादा दिखाएगा उसके अंदर आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सैंड बेड है, हमने एक छोटी सी बॉल गिराई, एक भारी बॉल गिराई। जब छोटी बॉल टकराएगी सैंड में हल्का सा डिप्रेशन आएगा, लेकिन भारी बॉल में क्या होगा? डिप्रेशन, आपको अच्छा खासा डिप्रेशन दिखाई देगा। क्यों? बिकॉज इस भारी बॉल के पास मास ज्यादा है, तो इसका अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा होगा आपका। So basically momentum studies about the amount of motion contained in a body, and it can be seen with your eyes, the amount of impact it has when two bodies collide with each other। ये आपका मोमेंटम का एक फिजिकल पिक्चर होता है आपका ये। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा इसमें आखिरी टॉपिक दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। ये मतलब कहते हैं ना, एक काफी पावरफुल लॉ है। इंपॉर्टेंट तो हम कहेंगे, ये एक बहुत ही पावरफुल लॉ है, क्योंकि आपका जितना मैकेनिक्स है, जितना क्लास 11 है और क्लास 12 का बहुत सारा सेगमेंट, वो इसी लॉ पे बेस्ड है आपका। F इज इक्वल टू एम ए, जो हम आप 9th में पढ़ के आए होगे आप। तो एक बहुत ही पावरफुल लॉ है, कहने को बहुत छोटा है लेकिन अपने आप में बहुत ही असरदार और बहुत ही पावरफुल लॉ है। नाउ व्हाट डज दिस लॉ स्टेट्स? तो तुमसे ध्यान सुनिएगा। इट स्टेट्स दैट द नेट एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे लिखा मैंने EXT, EXT मीन्स एक्सटर्नल,
द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे देखिए दो वर्ड है, रेट। रेट मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज किसका, लीनियर मोमेंटम का। तो यहाँ पे क्या लिखा है, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अपॉन चेंज ऑफ टाइम। तो क्या बन गया, रेट ऑफ चेंज, क्योंकि चेंज हम निकाल रहे हैं मोमेंटम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू द नेट अप्लाइड फोर्स ऑन एनी सिस्टम। मैं फिर से बोल दूं, न्यूटन के लॉ सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में ही पढ़ते हैं। दे आर नॉट कंसर्न अबाउट इंटरनल फोर्सेस, इनको इससे कोई मतलब नहीं होता है। सो व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, P इज इक्वल टू mv। तो यहाँ पे P एफोर्ड कर दिया mv। अब हम यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। सो कीप द फर्स्ट कांस्टेंट, डिफरेंशिएट द सेकंड वन, keep the second constant, differentiate the first one. Now assuming that the mass remains constant, तो change of mass जीरो बन जाएगा। तो आपका ये टर्म पूरा पूरा जीरो बन गया। So we are left with net external force equal to m dv by dt, and dv by dt क्या होता है, rate of change of velocity, that is acceleration. So the net force applied is equal to mass into acceleration of the बॉडी। तो ये तो बात हो गई आपके न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, आपकी ये बात हो गई आपकी ये। अच्छे से हम जब इनर्शिया पढ़ रहे थे तो इनर्शिया की तीन कैटेगरी थे, वो हम लिखना भूल गए। इनर्शिया आपकी तीन तरह की होते हैं। इनर्शिया इज ऑफ रेस्ट, ऑफ मोशन एंड ऑफ डायरेक्शन। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। ऑफ मोशन क्या होता है कि एक कोई बॉडी है वो अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, जैसे मान लो कोई बॉडी है 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो वो 2 मीटर पर सेकंड से मूव करती रहेगी जब तक मैं उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर दूं। लास्ट आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसमें क्या था, कोई बॉडी अगर किसी एक इनिशियल डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रही है, मान लो अगर आप सीधा चला रहे हो, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप सीधा चला रहे हो, आपके सामने एक राइट टर्न है, वो बॉडी राइट टर्न तब तक नहीं लगी जब तक उस पर आप एक फोर्स अप्लाई नहीं करते हो आप। तो ये आपके इनर्शिया के तीन कैटेगरी हैं, ऑफ रेस्ट, ऑफ मोशन एंड ऑफ डायरेक्शन। सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द बेसिक ऑफ मैकेनिक्स, फोर्स क्या होता है, उसके इफेक्ट क्या होते हैं। देन we took on a very important topic of inertia, and from inertia we talked about its type. Then उससे जुड़ा हुआ आपका था पहला न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट वाज लॉ ऑफ इनर्शिया। और फिर हमने बात की लीनियर मोमेंटम की, जो किसी भी मोशन के अमाउंट के बारे में बात करता है, और उसका ये आपका फॉर्मूला था P इज इक्वल टू mv। एंड इससे आगे बढ़ते हुए we then moved on to Newton's second law of motion, that was F is equal to ma, जो हम अक्सर सुनते हैं, अक्सर इसको हम यूज करते हुए आ रहे हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, ये आपका इस मैकेनिक्स चैप्टर का जो लॉज ऑफ मोशन है, इसका ये पहला लेक्चर था जिसमें हमने न्यूटन्स के दो लॉ डिस्कस किए हैं। एंड आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं, आपको कुछ पूछना है, देन इन द बिलो कमेंट सेक्शन आप अपने कमेंट्स लिख के हमें बता सकते हैं, एंड वी विल श्योरली ट्राई टू एड्रेस योर कमेंट्स। और अगर आपको कुछ भी हमको सजेशन देने हैं, आप हमको वो भी दे सकते हैं। अगर आपको कुछ और चाहिए, वीडियोस में कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए, यू आर फ्री टू राइट अस डाउन बिलो, ताकि हम उस पर इम्प्रूवमेंट कर सकें आपके लिए। बाकी इन द नेक्स्ट सेगमेंट, जो इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो कंक्लूड करते हुए फिर भी बात कहना चाहूंगा, आपको पसंद आया है तो हमें लाइक करें,
शेयर करें अपने दोस्तों में, इसको ज़्यादातर फैलाएं ताकि हम जो डिलीवर करना चाह रहे हैं वो आप सब तक पहुंच सके, आपको फ़ायदा मिले इससे। आप हमसे अगर नए जुड़ रहे हैं तो हमको सब्सक्राइब करें। So friends, stay tuned, keep working hard, stay focused, and thank you very much.